तो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो बिल्कुल यूनिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। जब वर्ड आई गया फ्रॉम 1 to 10 तो इट इज कंफर्म 1 भी इंक्लूडेड है 10 भी इंक्लूडेड है। तो व्हाटएवर क्वेश्चन सेज वो सबसे छोटा नंबर निकालो जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर सोचना है जो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, एज वेल एज 10 से भी। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, वो नंबर आपको ढूंढना है। तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम द डाटा कि मुझे लीस्ट नंबर चाहिए, सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय all from 1 to 10. It means, इससे क्या पता चला? It means we have to find out the LCM of 1, 2, 3 up to 10. मुझे जब भी लीस्ट नंबर चाहिए तो मुझे 1 से लेके 10 तक के सबके एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 1 के लिए तो वी हैव 1, 2 के लिए क्या है 2 के प्राइम फैक्टर्स, तो वी आर सेइंग 1 into 2, 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 3 के लिए वी हैव 1 into 3, 4 के लिए वी हैव 1 into 2 का स्क्वायर। अगर हम सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ लिख सकते हो 2, इसमें 3, इसमें 2 का स्क्वायर। 5 के लिए 5 की पावर 1, 6 के लिए 2 into 3, 7 के लिए 7 की पावर 1 लिख लो। 8 के लिए 2 की पावर 3, 9 के लिए 3 की पावर 2 एंड बेटा 10 के लिए 2 into 5। इस तरह से मैंने अपने सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर लिख लिए। सिंस एलसीएम मींस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ प्राइम नंबर इन्वॉल्व्ड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते समय जो सबसे बड़े प्राइम नंबर की पावर आ रही है वो हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 तो सब में है ही, तो 1 तो आएगा ही आएगा। फिर भी वी आर टॉकिंग अबाउट 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आ रही है, तो 2 की पावर 3 इज द एलिमेंट जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है। फिर 3 की बात करें तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 आ गई। अगला प्राइम नंबर 5 है, तो 5 की बात करें तो 5 की पावर 1 एंड वी हैव 5 की पावर 1 ओनली। और उसके बाद बेटा अगला प्राइम नंबर 7 है, वो भी 1 टाइम ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक बस यही कुछ प्राइम नंबर से जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। 1 लिखो या ना लिखो, मैंने बोला था 1 इज नाइदर इंक्लूडेड एज अ प्राइम नंबर नॉट एज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 था इसलिए मुझे उसे शो करके दिखाना पड़ा। तो हियर वी आर एलसीएम इज 8 into 9 into 5 into 7, we go for it, it is 72, 72 into 5 36, 360 into 7 0 2 4, तो इट इज 2520। तो इन दी एंड मेरे पास जो एलसीएम आ गया वो 2520 आ गया। तो 2520 वो सबसे छोटा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड हो सकता है। तो व्हाट एवर क्वेश्चन सेज, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालो जो डिवाइड हो रहा है 1 से लेकर 10 तक, बोथ आर इंक्लूसिव। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे लीस्ट नंबर क्योंकि चाहिए था जो 1 से लेकर 10 तक चाहिए, तो इट मींस मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 1 to 10 तक के सभी नंबर्स का। मैंने सबके प्राइम नंबर्स लिखे और फिर एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने उन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया और देयर इज द आंसर फॉर अस।
ना बेटा वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी है। इसमें लिखा है एक फार्मर चाहता है कि वो 88 मैंगो ट्रीज, 110 ऑरेंज ट्रीज एंड 220 एप्पल ट्रीज इन अ इक्वल रो इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में बात कर रहा है। 88 मैंगो, 110 ऑरेंजेस, 220 एप्पल ट्रीज को इक्वल रोज में लगाना चाह रहा है। एंड ऑल्सो ही वांट्स टू मेक अ डिस्टिंक्ट रोज ऑफ द ट्री, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। ऐसे बताओ कितने मिनिमम रोज बनाएगा। रो समझते हैं ना, एक लाइन में जब चीजों को लगा दिया जाता है, जैसे मान लो उसने ऐसे बना दिए मैंगो 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 वाले ट्रीज, ऐसे ही फिर दूसरी मैंगो मैंगो वाले ट्रीज, पता नहीं कितनी बनेगी रोज, लेकिन जितने मैंगोज आएंगे पहले ट्री में उतने ही हर एक में एक जितने होने चाहिए ट्री। ऐसे फिर एप्पल वाले सारे ट्री एक ही रो में होने चाहिए। जितनी भी रोज बनेगी वी नेवर नो हियर, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। एंड ऐसे फिर एक और ट्री है, कौन सा है वो, ऑरेंज। तो ही वांट्स दैट कि वो ऐसे रोज बनाए जिसमें सभी मैंगो ट्रीज एक ही लाइन में हो, और इन जितने भी ये रोज बने उनमें एक जितने एप्पल्स मतलब ट्रीज हो। मान लो अगर इसमें 10 ट्रीज है तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। वो अपने पूरे डाटा को इस तरह से लिखना चाहता है कि एक जितनी रोज बने और हर रो में एक जितनी रोज हो, मतलब साइज ऑफ रोज हमेशा सेम रहे, और सब रो में कितने कितने ट्रीज हो वो आपको बताने हैं। एज वेल एज ये भी बताना है कि ऐसी कितनी रोज बनेगी। मैंगो ट्री की कितनी रोज बनी, ऑरेंज ट्री की कितनी रोज बनी, एप्पल ट्री की कितनी रोज बनी। इज द पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर? या दोबारा एक बार बता दूं, हमारे पास 88 मैंगो ट्री थे, उसे मुझे इस तरह से डिवाइड करना है कि हम उनके कुछ रोज बना रहे हैं, कुछ लाइनें बना रहे हैं, और उन सब में मैंगो के ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। जितने भी ट्रीज प्लांट हो गए फर्स्ट रो में उतने ही सेकंड रो में हो गए, उतने ही थर्ड रो में हो गए, उतने ही फोर्थ रो में होंगे। और मैंगो की रो में से मैंगो ही आएगा, फिर एप्पल की रोज वाले ट्रीज में सिर्फ एप्पल ट्रीज ही आएंगे, और ऑरेंज के ट्रीज वाली रो में सिर्फ ऑरेंज के ट्रीज ही आएंगे। कोई मिक्स मैच नहीं करना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन ईच रो। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन क्लियर होने के बाद हमारे को क्या कंफर्म हो चुका है कि मुझे अगर सबसे पहले ये ढूंढना है कि मिनिमम कितने ट्रीज इन अ रो होने चाहिए, मिनिमम कितने ट्रीज इन अ रो होने चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे को एक रो में कितने ट्रीज लगाने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक रो में कितने ट्रीज लगाने हैं। तो मुझे इन तीनों नंबर का एचसीएफ ढूंढना होगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, एचसीएफ, क्योंकि मैं ढूंढना चाह रहा हूं, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि मेरी फर्स्ट रो में ज्यादा से ज्यादा कितने ट्री लगे कि इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज डिजाइन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा we have to find out the SCF of 88, 110 and 220। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 88 के प्राइम फैक्टर बना लूंगा, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 3 बार 2 इंटू 11। फिर 110 का आएगा बेटा 11 तो आ गया, और साथ में 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, और 220 का आएगा बेटा। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसा समझो कि मैंने कुछ ऐसा प्लान करा है कि पहले 88 के लिए 2 44 2 22 2 11, तो ये तो 88 का आ गया। फिर 110 की बात कर रहे हैं 2 55 5 11, और फिर बेटा 2 2 0 की बात करते हैं तो 2 1 1 0 2 5 5 5 11। तो here we are getting 2 की पावर 2 5 into 11। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकाला। व्हाई वी आर प्लान टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक रो में मैक्सिमम कितने ट्रीज एक टाइप के प्लांट करें कि इक्वल रोज बन जाए। रोज विल बी इक्वल, और सभी में एक जितने ट्रीज आए, जितने ट्री फर्स्ट रो में थे उतने ही सेकंड रो में हो, उतने ही थर्ड रो में हो, उतने ही फोर्थ रो में हो, जितनी भी रोज बनेगी वो सबके सब इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज को कंटेन करे। तो एज वी नो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज पर रो आएंगे, उसके लिए मुझे निकालना होगा एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व। जैसे एलसीएम तो ग्रेटेस्ट पावर होती है सभी की, इसमें क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व, ये प्रोडक्ट है सबसे छोटी पावर का जो सब में कॉमन है, इसमें यानी कि सबका सिर्फ कॉमन वाले का। तो अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं
तो सब में कॉमन है 2 और स्मॉलेस्ट पावर है उसकी पावर 1। फिर सब में कॉमन है 11 और उसकी पावर है 1। तो इट मींस जो मेरे पास एचसीएफ आ गया वो 22 आ गया। व्हाट दिस 22 इंडिकेटिंग हियर? 22 ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो होंगे दैट इज 22 ट्रीज। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ आ गया? तो हमारे को यहां तक सबसे पहले क्या पता चल गया? Therefore 22 trees are there in each row। हर रो में 22 ट्रीज आने वाले हैं। अब हमसे पूछिए नंबर ऑफ ट्रीज बताए, तो हम आपको क्या चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो बेटा अगर मैं बात करूं आपसे नंबर ऑफ मैंगो ट्री, रोज ऑफ मैंगो ट्री, कि मैंगो ट्री की कितनी रोज बनेगी, तो कितने थे मैंगो ट्री? 88। हर रो में कितने लगे? 22। तो 4 रोज तो इसकी बन गई। रोज ऑफ अगला है कौन सा बेटा? ऑरेंज ट्री। तो बताइए ऑरेंज ट्रीज की कितनी रोज बनेगी? 110 अपॉन 22, वी आर गेटिंग ओनली 5 रोज। ऐसी बेटा हम आपको तीसरा किसका पूछा है? रोज ऑफ एप्पल ट्री। तो एप्पल ट्री की कितनी रोज बनेगी? वी आर हैविंग हियर हाउ मेनी एप्पल ट्री? 2 2 0, तो देयर आर 10 रोज। हेंस मिनिमम रोज, मिनिमम नंबर ऑफ रोज आर कितनी कितनी आ गई? 4 + 5 + 10, वी आर हैविंग 19 रोज। तो उस फार्मर को 19 रोज बनानी पड़ेगी। हर रोज में 22 ट्रीज लगाने होंगे। फर्स्ट 4 रोज मैंगो ट्री की लगा देगा, अगली 5 रो एप्पल ट्री की लगेगी, एंड देन 10 रोज ऑरेंज ट्री की 5 लगेगी, एंड देन एप्पल ट्री की 10 रोज लगेगी। तो आपने देखो बेटा एक क्वेश्चन समझा, इसमें लिख रहे थे फार्मर के पास प्लांट करने थे 88 मैंगो, 110 ऑरेंज एंड 220 एप्पल ट्रीज को इक्वल रोज में। एज दिस वर्ड इंडिकेट इक्वल रो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, के जो ट्रीज है वो हर रो में एक जितने होने चाहिए। और वो ये भी चाहता है कि जो वो डिस्टिंक्ट रोज बनाएगा, डिस्टिंक्ट रोज बननी चाहिए, मतलब मिक्सिंग ऑफ ट्रीज नहीं होना चाहिए। और हम आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो स्टार्ट विद दैट हमने नोट करा कि हम चाह रहे हैं कि हम एक रो में मैक्सिमम कितने पेड़ लगाए, कितने ट्री लगाए एक ही तरह के, कि सभी ट्री इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सभी रोज में एक जितने मैंगोस के, मतलब एक जैसे ट्रीज लग जाए। उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करा पर रो। तो फॉर अ मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम वर्ड आती क्या समझ आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करे। एंड व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व। जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें से जितने भी कॉमन है उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी थी, तो 22 आ गया। ये 22 क्या इंडिकेट कर गया? यहाँ पे 22 इंडिकेट कर गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। तो 22 ट्रीज आर देयर इन अ ईच रो। तो ये मैक्सिमम ट्री आ गई। एक रो में 22 से ज्यादा ट्री नहीं लगाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 ट्रीज पर रो लगाने ही लगाने हैं। और अब नाउ अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए तो उसके लिए पहले मैंने मैंगो की, फिर ऑरेंज की, फिर एप्पल की पर्टिकुलर रोज काउंट करी, और देयर आर 19 रोज रिक्वायर्ड टू हैव द रिजल्ट। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइकोलॉजी बुक्स डीलिंग विद cleanness having to be stacked in such a manner that all the books are taught topic wise and the height of each stack is the same। कहते हैं हमारे 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स है, सोशियोलॉजी की, इंग्लिश की और हिंदी की। हम आपको इन्हें इस तरह से स्टैक्स बनाने, स्टैक का मतलब एक बंडल ऑफ बुक्स बनाना है, पाइल्स बनानी है बुक्स की। इस तरह से हम 3 बुक्स को रख रहे हैं, इन बुक्स को इस बंडल्स की फॉर्म में रख रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं टॉपिक वाइज, मतलब इंग्लिश की एक साथ, हिंदी की एक साथ और सोशियोलॉजी की एक साथ, इन सच अ वे दैट की हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। जो स्टैक्स बनेंगे, जो ये बंडल्स बनेंगे ऐसे बुक्स के, उनकी सबकी हाइट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर 60, हिंदी बुक्स आर 84 एंड सोशियोलॉजी बुक इज 198। अज्यूम कर लेना सभी बुक्स की थिकनेस बिल्कुल सेम है, डिटरमाइन करना कितने स्टैक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट बनेंगे। इज दिस ओके? क्वेश्चन समझ आया? इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 ओनली। सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसे ही ट्रीज की नंबर ऑफ रोज बनाई थी, और यहाँ पे हमने बुक्स की क्या बनाने हैं? स्टैक्स बनाने हैं। स्टैक वर्ड समझ रहे हो ना, जैसे एक के ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक, ऐसे बुक्स के बंडल्स बना बना के रखने हैं एक टेबल पे, और सभी बंडल्स
एक जितनी हाइट के होने चाहिए। तो एज इट इज अगेन क्लियर कि हमारे को ये डील करना है इस क्वेश्चन में कि हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा हम एक स्टैक में एक बंडल में कितनी बुक्स रख सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा बुक्स के बारे में सोचना है तो इट मींस वी हैव टू गो फॉर द एचसीएफ। सो टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, पहले आप तीनों टाइप की बुक्स के नंबर देख लो, 60, 84 एंड 198 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट फॉर दी स्टैक। हमारे यहाँ क्या करना है, स्टैक निकालना है। वी हैव टू गो फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स इन अ बंडल, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दी बुक्स। तो हमें निकालना है यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 198। तो पहले मैं 60 के प्राइम फैक्टर बना रहा हूं, वो आएगा 2, अगेन 2। आप चाहे तो अलग से बना लो बेटा, चाहे प्री मेथड से बना लेना, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से बना लेना, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो ये रिजल्ट आ गया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। देन भी अनदर नंबर ऑफ बुक्स आर 84, उसके प्राइम फैक्टर्स भी बना लेते हैं हम लोग। 2 it's 42, again 2 it's 21, and then 3, then 7. So here we are getting the books as 2 की power 2, 3 into 7. Then बेटा we have a 198 books। उन 198 books के लिए फिर से 2 गया, तो ये आ गया 99, 3 आया, डबल 3, 3 आया 11। So here we are getting 198 number of books के लिए 2 into 3 की power 2 into 11। सिंस मुझे चाहिए एचसीएफ, और हमने क्या पढ़ा था एचसीएफ की प्रॉपर्टी के अंदर, एचसीएफ मींस प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ होता है कि जो भी इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आए थे उसमें सबसे छोटी पावर जो कॉमन भी है। तो व्हाट वी आर सेइंग, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहा हूं अपने क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर मुझे एचसीएफ चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे निकालेंगे वो एचसीएफ, देखिए आप सब ध्यान से। तो वो जो एचसीएफ हमारे पास आने वाला है, दिस इज विच इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें सब में कॉमन आ रहा है 2 विद द स्मॉलेस्ट पावर एज 2 की पावर 1, फिर कॉमन आ रहा है 3 विद द स्मॉलेस्ट पावर एज 3 की पावर 1। देन बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इट मींस मेरा एचसीएफ आ गया 6। 6 एचसीएफ क्या शो कर रहा है कि जो स्टैक ऑफ द बुक्स बनेगा उन सभी स्टैक में 6 बुक्स एट अ टाइम रखी जाएगी, क्योंकि हम जब 6 बुक्स का बंडल्स बनाएंगे तो ये सभी के सभी बुक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक विल बी 6 बुक्स। तो यहां पे आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज 6। 6 बुक्स पर स्टैक आनी चाहिए, हर स्टैक में 6 बुक्स होगी। अब इन्होंने हमसे एक बात और पूछी है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर ईच सब्जेक्ट? इसका ये मतलब है बेटा कि हमारे को ये बताना है कि जब मैंने इंग्लिश की बुक्स को 6 की बंडल्स में बनाया तो कितने बंडल्स बन गए, कितने स्टैक्स बन गए। कि हमने जब टेबल पे इंग्लिश की 60 बुक्स रखी और सबकी लेंथ एक जितनी है, सबकी हाइट एक जितनी है, तो ऐसे कितनी बनेगी। तो फिर इंग्लिश की बुक्स के लिए आपके पास नंबर ऑफ स्टैक्स आएंगे, इंग्लिश बुक्स के नंबर ऑफ स्टैक्स आएंगे बेटा 60 बुक्स है, 6 इन ईच स्टैक है, तो 10 स्टैक्स बनेंगे, यानी कि 10 बंडल बनेंगे इंग्लिश बुक्स के। फिर दूसरा सब्जेक्ट था हिंदी। हिंदी की कितनी बुक्स है बेटा अपने पास? तो व्हेन यू ऑब्जर्व इट, इट इज 84 बुक्स ऑफ इंग्लिश हिंदी आर देयर। और अगर मैं इसके स्टैक बनाऊंगा तो कितने बनेंगे, डिवाइड कर लो केयरफुली, तो देयर आर 14 स्टैक्स। तो ऐसे 14 स्टैक्स बन जाएंगे हिंदी की बुक्स के। और फिर लास्ट सब्जेक्ट कौन सा हमारा, सोशियोलॉजी। अगर मुझे सोशियोलॉजी की बुक्स के स्टैक बनाने हैं 198/6, तो आई थिंक वी आर गेटिंग 33 स्टैक्स। अगर आपसे टोटल स्टैक्स पूछे होते तो आप इन्हें भी ऐड कर देते, तो 57 स्टैक बनते, 57 बंडल बन गए, जिसमें से 10 बंडल इंग्लिश बुक्स के है, 14 बंडल्स हिंदी बुक के है और 33 बंडल सोशियोलॉजी बुक के है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो, इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 ओनली। इसमें लिखा था हमारे पे इंग्लिश, हिंदी और सोशियोलॉजी की 3 तरह की बुक्स पे हम डील कर रहे हैं, और हम लोग उन बुक्स को
क्योंकि हम क्लीननेस कर रहे हैं, स्कूल के अंदर सफाई का ध्यान रख रहे हैं, तो इन बुक्स को हम क्या कर रहे हैं, स्टैक्स में अरेंज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज बुक्स को रख रहे हैं, हाइट ऑफ ईच स्टैक को भी सेम रखना है, टॉपिक वाइज स्टोर होना है, हाइट ऑफ स्टैक हमेशा सेम रहना है, कि जितना बंडल हमने एक बनाना है सारे बंडल उसी के बनाने हैं, उसी लेवल पे बनाने हैं, उसी हाइट पे बनाने हैं। उसके लिए क्योंकि ये कंफर्म हो गया था कि हम आपको ये काउंट करना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी बुक्स एक स्टैक में आएगी, तो वर्ड जहां मैक्सिमम टू मैक्सिमम आया हमें एचसीएफ निकालना पड़ा। वी प्लान टू फाइंड आउट इट्स एचसीएफ जो 6 आ गया, और ये 6 क्या शो कर रहा है कि हर स्टैक में 6 बुक्स लगानी है, और क्योंकि मुझे इंग्लिश की एक साथ लगानी है तो इंग्लिश की बुक्स के कितने स्टैक्स 10, हिंदी के बुक्स के कितने स्टैक 14, सोशियोलॉजी के बुक के कितने स्टैक 33। तो ओवरऑल ये मेरे पास आ गया कि हर बंडल में 6 बुक्स होगी और इतने इतने सबके रिस्पेक्टिव बंडल्स बनेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट डिफरेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक बहुत अच्छा ही क्वेश्चन होगा अगर आप सीखने की कोशिश करोगे। तो ध्यान देना है क्या, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 and express it as a linear combination of 81 and 237। linear combination का मतलब होता है when you need to express in the form of linear equation। पढ़ा था ना linear equation हमने, ax plus by equal to c, that is इन्होंने खुद लिख दिया HCF of 81 and 237 is equal to 81x plus 237y, where x and y are some integers। कुछ भी हो सकता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन हमारे क्योंकि HCF निकालना है सिर्फ इन दोनों का और कुछ नहीं करना है, तो मुझे यह पता है कि 237 इज ग्रेटर देन 81। तो लेट ए आ गया 237 एंड बी आ गया 81। बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ठीक है, लीमा लगाते गए, यूक्लिड डिवीजन लीमा। क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा? यूक्लिड डिवीजन लीमा कहती है बेटा कि आप इसे लिखो 237 इक्वल टू 81, और आपको बताइए 237 को 81 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 81 टूजा आ जाएगा, आई थिंक कितना होगा 162, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 75। तो आई थिंक वी आर गेटिंग दिस टाइम 2 प्लस 75। सिंस इट इज क्लियर दैट की रिमाइंडर 75 आ रहा है जो 0 नहीं होगा, इसलिए हम आपको प्रोसेस को रिपीट करना है। प्रोसेस रिपीट करते हैं। उस केस में अब ए तो हो जाएगा 81 और बी हो जाएगा 75। आई थिंक यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग में किया था हमने। तो 81 कैन बी रिटन एज 75 इंटू 1 प्लस बैलेंस बचेगा 6। सिंस रिमाइंडर 6 है जो अभी भी 0 नहीं है, तो अब क्या होगा, रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को। ए हो जाएगा 75, बी हो जाएगा 6, फिर से लगा देंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा। आता है ना यूक्लिड डिवीजन लीमा, भूले तो नहीं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर हैविंग अ वैल्यू फ्रॉम 0 टू बी इज यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो एक बार फिर से यहाँ आया 75, 6 इंटू यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा 12 प्लस 3, तो 6 इंटू 12 प्लस 3 हम यहां तक पहुंच गए। और एज अ रिजल्ट अगेन वी आर सेइंग दैट हमारा R3 आ रहा है जो 0 नहीं है, इसलिए इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। क्या होगा इस बार रिपीट करने पे बेटा, आप देख लो। इस बार बताओ क्या प्रोसेस में रिपीटिशन आ रहा है। तो रिपीटिशन इज लाइक, नाउ वी आर सेइंग वी कंसीडर दैट ए आ गया 6, बी आ गया 3 and ultimately 6 become 3 into 2 plus 0. Now the remainder is 0. Therefore HCF is 3। याद आया? तो HCF 3 हो गया। आराम से दोबारा डिसाइड करते हैं यहाँ तक पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था 81 और 237 का HCF निकालना है, और उस HCF को निकालने के बाद का प्रोसेस बाद में सोचेंगे, पहले HCF कैसे निकाला उसको देखते हैं। हमारे 237 और 81 में 237 बड़ा दिख रहा है, 81 छोटा दिख रहा है। बड़े को A माना, छोटे को B माना। यूक्लिड डिवीजन लीमा जो ये होती है इसे इसमें अप्लाई कर दिया। इसके अप्लाई करके मेरा रिमाइंडर 75 आया जो 0 नहीं है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता प्रोसेस रिपीट होता है। अब A 81 हो गया, B 75 हो गया। 81 इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6 आ गया। रिमाइंडर इस बार फिर से 6 है जो 0 नहीं है, प्रोसेस फिर से रिपीट हो गया।
इस बार A 75 हो गया, B 6 हो गया, V अगेन कंटिन्यू, रिमाइंडर 3 आ गया, एक बार फिर से 0 नहीं है, और अगर रिमाइंडर एक बार फिर से 0 नहीं है तो रिपीट फिर से हो गई स्टेप, यूक्लिड डिवीजन फिर से लग गया। इन द एंड व्हेन यू अप्लाई दिस यूक्लिड डिवीजन दिस टाइम our remainder become 0 and we are in a position to say that कि इसका जो HCF आ गया है वो 3 आ गया है। तो हम कह देते हैं hence the HCF of 81 and 237 is equal to 3। तो this is the first half of our question जिसमें हम लोगों ने नॉर्मली अपने स्कूल लेवल के सभी क्वेश्चंस में भी ट्राई किया था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पार्ट। नाउ इट इज गिवन दैट कि आपको अपने क्वेश्चन को लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने लिखा सिंस HCF ऑफ 81 and 237 is 81x plus 237y। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर कॉम्बिनेशन x और y का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है जिसकी डिग्री 1 हो। तो इन शॉर्ट वी आर सेइंग 3 इक्वल टू 81x प्लस 237y। मुझे ये प्रूफ करके लगाना है और बताना है यहाँ पे x क्या होगा और y क्या होगा, क्योंकि HCF तो 3 लिख दिया मैंने, तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं x और y की वैल्यू सोचनी है, वो कौन सी वैल्यू x की और y की यहाँ हम सुटेबली फिट करें कि इनका सम या डिफरेंस 3 आ जाए। इसके लिए हमारे जो ये कंसेप्ट सीखना है, जो उसकी वजह से मैंने कहा क्वेश्चन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत नॉर्मल था। अब यहाँ से कंटिन्यू कैसे करें। अब आपको अपने यूक्लिड डिवीजन लीमा में ढूंढना है, फाइंड आउट करना है कि किस जगह पे रिमाइंडर 3 बचा। जिस भी जगह पे रिमाइंडर 3 बचा वहां से ही हमारा कंक्लूजन निकलेगा। व्हाई आई एम सेइंग 3, क्योंकि यहाँ पे ये 3 है। अगर यहाँ 75 होता तो मैं 75 ढूंढता, तो मेरा रिमाइंडर 3 बच रहा है इस एरिया पे, ठीक है। तो इसे मैंने लिखा फर्स्ट, यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला 75 इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। तो 3 इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12। What we need to do here, हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है उस पर थोड़ा फोकस करो, ध्यान दो, दिमाग लगाओ। मेरा और हमारा मोटिव ये है कि यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 नंबर में प्लस या माइनस हो, लेकिन 81 और 237 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इट इज स्पेशली अ मल्टीपल ऑफ 81 एंड 237। तो देखो 3 तो यही रहेगा, 75 ऐसे ही रहेगा। मैं इस 6 को आपके लिए स्पेशली कन्वर्ट करने जा रहा हूं 81 माइनस 75, क्योंकि मैंने क्या कहा मुझे 85, 81 और 237 जनरेट करना है। तो मैंने सबसे पहले 6 को ब्रेक करा और उसे लिखा 81 माइनस 75। इज दिस ओके बेटा? वो यहां से मिल गया मुझे 87 माइनस दिस 6 आ रहा है। तो मैंने इस वाले 6 को पीछे वाली टर्म से 81 माइनस 75 पोस्ट कर दिया। अब ये आ गया 3, ये आ गया 75, ये आ गया 81 इंटू 2 और ये आ गया 75 इंटू 12। बस इतना सोचो और ध्यान देके बताओ। इट इज 87 माइनस 87 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12। ये आ गया 3, ये आ गया 75 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। एंड दिस इज द अनदर पॉइंट टू बी रिमेंबर। ये कैसे आया देखो, पहले मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ कंफर्म हो गया था कि HCF 3 है, तो मेरा 3 यहां से मिला, मैंने इसे शिफ्ट करके ये ले लिया। आप मेरे को कंफर्म करते चलो क्या ये बात समझ आ गई है। इसके बाद मैंने 6 इंटू 12 उधर भेज दिया, फिर मेरे को यहाँ पे जो टर्म दिखी वो 6 दिखी और 6 थी, इससे ऊपर वाले का रिमाइंडर उसको मैंने लिख दिया 81 माइनस 75। तो 81 माइनस 75 आ गया, 75 दे रहा, 81 इंटू 12 दे रहा, 75 इंटू 12 दे रहा। ये 75 है, ये 75 इंटू 12 है। चेक इन दिस मैनर, मैं आपको यही लिख के दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये आ रहा है 75 प्लस 75 इंटू 12। चेक करते चलो आराम से। 75 कॉमन, 1 प्लस 12, 75 इंटू 30। ऐसा बोल लो, ये x, ये 12x, तो x और 12x कितने हो गए 13x। तो ये आ गया 13 इंटू 75। क्या यहाँ तक भी क्लियर है? बट मेरा आंसर अभी भी 81 तक पहुंचा है, 237 तक नहीं पहुंचा। अब मुझे देखना है कि मेरा 75 कहां से आएगा। तो ये रहा बेटा 75 नहीं चाहिए ना, और उसे क्या लिख सकता हूं मैं, 75 कैन बी रिटन एज 237 माइनस 81 इंटू 2।
तो मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ, ये तो कॉपी हो गया ना, चलिए मैं यहां से रब कर देता हूँ। देखिए यहां देखिए अब, तो मैंने कहा ये है 3, ये है बड़ा सा ब्रैकेट, ये है 13, ये है 81 into 12 and here we have 75 which is not a answer of our question। तो मैंने यहीं कहीं ढूंढा, कहीं रिमाइंडर 75 आया, ये रहा, उसे लिख सकते हैं हम 237 minus 81 into 2। इज दिस क्लियर? तो सब कुछ आपके क्वेश्चन के अंदर ही है, वहां से ही ढूंढ ढूंढ के लिखना है। तो इट इज 3 into 275 into 13 minus 81 into 26 minus 81 into 12। 3 equal to 237 into 13, और ये आ गया माइनस का 81 कॉमन लेने पे 38, क्योंकि 81 कॉमन 26 और 12 38। हेंस बेटा मेरे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना वो कैसे बन गया? तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया वो आ गया 81 into माइनस का 38 237 into 13। After comparing this with this, on comparing, we get x as minus का 38, y as 13। तो ये जो रिजल्ट है वो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो समझ आया? मैंने कहा था थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा सुनो एक बार बहुत ध्यान से, सॉल्यूशन अपने सामने रखो जिससे कि आप कंपेयर कर सको, स्पेशली न्यू इंफॉर्मेशन ऑफ अवर क्वेश्चन टुडे। एज इट इज क्लियर कि मुझे अपने क्वेश्चन के एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना था, उसके लिए मैंने लिखा कि जो इसका एचसीएफ है वो 3 है, तो 3 इक्वल टू 81x प्लस 237y आ गया। ये मेरे को जो इक्वेशन फर्स्ट मैंने मानी थी वहां से मैंने क्या लिखा था, सिर्फ ढूंढा था कि 3 कहाँ आ रहा है, तो जहां से भी 3 आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम 6 वाली टर्म ढूंढते, तो 3 की वैल्यू आ गई 75 माइनस 6 इंटू 12। फिर उसके आगे देखा कि कहाँ पे 12 एज अ रिमाइंडर आ रहा था, तो उसको आ रहा था 81 माइनस 75 में, उस क्वेश्चन के अंदर ही, तो इसको लिख लिया। फिर इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करके मर्ज कर लिया। फिर मैंने अपने आंसर से चेक करा 81 तो 81 से मैच हो रहा है, लेकिन 75 मैच नहीं हो रहा, तो मैंने चेक करना था या तो रिमाइंडर 13 या 75, तो मुझे रिमाइंडर 75 दिख रहा था, उसका मतलब था 237 माइनस 81 into 2, we make it a simplification। तो ये आ गया 12 दिस into 13, दिस into 2 3 13 का 26, और ये ऐसे ही कॉपी हो गया। इसमें से 81 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 26 प्लस 12 जो आ गया 38। Hence this become a linear combination of given